हम मीडियम खोल रहे हैं। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। पिछले दिनों बनारस में एक पुस्तक का विमोचन हुआ। ये पुस्तक है एक समाजवादी सोच, समाजवादी विचारधारा को जीने वाले वरिष्ठ पत्रकार कृष्णदेव नारायण जी की पुस्तक है। पुस्तक का शीर्षक है रघुआ। ये पुस्तक एक सामाजिक ताने बाने को लेकर के लिखी गई है। ग्रामीण परिवेश है। उस ग्रामीण परिवेश में एक दलित है, कमजोर तबके का एक युवक है और एक जमींदार परिवार का युवक है, और दोनों गहरे दोस्त हैं। बचपन से बढ़ी ये दोस्ती जवानी तक भी कायम रहती है। एक दूसरे के यहाँ खान पान भी होता है। लेखक खुद लिखते हैं कि रघुआ एक ऐसे कर्मवीर की कहानी है जो दलित परिवार से है और प्यार का भूखा। उसका बाल सखा चंदर जमींदार परिवार की नुमाइंदगी करता है, किंतु दोनों का दिल एक दूसरे के लिए धड़कता है। यह कहानी सामाजिक परिवर्तन की कहानी है। इसमें क्षेत्रीय असमानता का जिक्र है और अस्पृश्यता से बिना आंदोलन धीरे धीरे मुक्त हो रहे समाज की हल्की सी झलक है। शहर बनाम गांव है। इसमें प्यार है, आपसी भाईचारा है। चंदन और रघुआ में कौन वास्तविक नायक है, यह तय कर पाना पाठक की जिम्मेदारी है। लेखक कहते हैं कि सामाजिक सुधार हो या विकास का प्रवाह, सभी में गांव पिछड़ जाता है। शहर से लोग गांव से शहर की ओर आते हैं और कोई तरक्की का रास्ता शहर से गांव की ओर नहीं जाता। पूरे उपन्यास में एक अजद खलनायक की तलाश सुधी पाठकों की गुरुतर जिम्मेदारी है। इसमें आरक्षण भी है और उसके फायदे भी हैं। कथानक में विशेष असर के सिद्धांत का समुचित उपयोग है, किंतु वहां भी नफरत नहीं है। यह उपन्यास नफरत की राजनीति से स्वार्थ की रोटी नहीं सेकता, वरन मिलजुल कर राष्ट्र के बदलाव की दिशा तय करता है। हुनर और शिक्षा को सिर माथे पर रखता है। प्यार के बूंद कदम कदम पर टपकते हैं और फिल्मी अश्लीलता नहीं है। इंसान का इंसान के प्रति आकर्षण है और ग्रामीण संस्कृति की झलक है। ये पुस्तक, मैंने बताया कि इसके रचयिता, इसके लेखक समाजवादी सोच को जीने वाले हैं, और ये पुस्तक ऐसे समय में आई है जब पूरे देश भर में आरक्षण, जाति जनगणना और संविधान जारे बहस है। ये पुस्तक अन्य भारतीय लेखकों की तरह ही
सुखांत इसका अंत, सुखांत है। इसमें कहीं विद्वेष नहीं है, कहीं जलन नहीं है, कहीं ईर्ष्या नहीं है। कमजोर तबके का होते हुए भी रघुआ अपने मित्र के प्रति कभी ईर्ष्या नहीं रखता, और ना ही चंदर अपने बाल सखा को कभी हेय दृष्टि से देखता हो। लेकिन इस पूरे कथानक में गांव शहर की भी तुलना है, सामाजिक परिवेश की भी तुलना है। इस मौके पर ये जो पत्रिका का, इस पुस्तक का जब विमोचन हुआ, उस मौके पर बहुत सारे लोग जुटे थे। सबने अपनी अपनी बात कही। इस दौरान हमने एक वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ मतलब वास्तव में वरिष्ठ, न केवल आयु में बल्कि पत्रकारिता के क्षेत्र में, लेखन की विधा में, सोच की दिशा में हम सबसे वरिष्ठ हैं, योगेंद्र नारायण जी। कई राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में अक्सर वो लिखा करते हैं, किशोरावस्था से ही। कई समाचार पत्रों में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उन्होंने ओढ़ी, संपादक भी रहे। वो इस पुस्तक की समीक्षा किस रूप से करते हैं, वो मैं आपके साथ, आपके लिए लेकर के आया हूं। इसे सुने, जरूर सुने। इसमें पुस्तक की समीक्षा भी मिलेगी, गांव शहर, व्यक्ति, समुदाय, नदी, हमारी आज की सोच, राजनीतिक सोच, आर्थिक सोच, सामाजिक सोच, सब का समन्वय मिलेगा। एक ऐसा गुलदस्ता जिसमें विविध रंगों के, विविध प्रकार के पुष्प की गंध, पुष्पों की गंध आपको मिलेंगे। तो सुनते हैं योगेंद्र नारायण जी को। जनक की सभा में शास्त्रार्थ हो रहा है, जिज्ञासा है याज्ञवल्क्य से, और क्या नाम है, विदग्ध का सवाल है, कितने देवता? विदग्ध पूछता है, वो कहते हैं कि जितने आदमी उतने देवता। जितने आदमी, जरा मध्यम संख्या। तो उन्होंने कहा कि इतने, और मध्यम तो बताया 33 कौन कौन? तो 12 आदित्य, 8 रुद्र, 11 रुद्र, 8 वसु, प्रजापति और इंद्र का। और जरा संक्षिप्त करी तो कहे 6 है, और संक्षिप्त करी तो कहे 3 है, फिर कहा और संक्षिप्त करिए तो कहा 1.5 है। तो जब 1.5 कहा और सब तो संतुष्ट होते गए। 1.5 कौन कौन? तो कहा कि वायु, प्राण, जो कि हम आधा भीतर संचरित है और एक बाहर संचरित है, का और संक्षिप्त करिए। और सबसे, तो उन्होंने कहा कि फिर सबसे संक्षिप्त होगा तो फिर अन्न है, जिसका जो हम भोजन करते हैं, वही प्रधान देवता है, उससे बढ़ करके कोई नहीं। अगर वही नहीं है, वही नहीं मिले, तो
फिर एक किसी भी देवता का कोई अस्तित्व नहीं रहा। तो मैंने इस कथा को एक खास संदर्भ में कहा कि ये जो हमारी दार्शनिक चिंतन थी उसकी परंपरा है, ये हम उस ढंग से सोचते हैं। एक तरफ तो हम कहते हैं कि जितने पुरुष उतने देवता, और दूसरी तरफ संक्षिप्त करते करते कहते हैं कि नहीं अन्य। ये दार्शनिक परंपरा है, लेकिन यही अगर सामाजिक रूप से देखा जाए तो उसका क्या रूप सामने आता है। हम देवताओं का ही नहीं, अपना भी संक्षिप्तीकरण करते गए, संक्षिप्तीकरण करते गए, करते करते समग्र मानव समाज से बात करते करते देश आए, देश से भी छोटा हुआ तो प्रांत आए, प्रांत से भी छोटा हुआ तो शहर आए, गांव आए, उससे भी छूटा हुआ तो परिवार खाली हमारा। और हमारा परिवार भी क्या, भाई भतीजे वो सबसे नहीं मतलब है, मैं और मेरा परिवार, मेरे पुत्र मेरी पत्नी, इतने ज्यादा हम अपने को संक्षिप्त कर लिए। सामाजिक स्तर पर, व्यक्ति के स्तर पर तो संक्षिप्ति करते गए तो प्राण तक तो बात आ गई, लेकिन वही प्रक्रिया सामाजिक स्तर पर भी चली। हम संक्षिप्त करते गए, खुद को संक्षिप्त करते गए, अपने सामाजिक परिवेश को संक्षिप्त करते करते अपने और अपने पत्नी और अपने बच्चों तक सीमित हो गए। ये हो रहा है कि नहीं, आप लोग महसूस कर रहे हैं। और फिर हम एक दूसरे से जब संक्षिप्तीकरण इस हद तक हो जाएगा, हम जब केवल अपने बारे में जानते हैं तो हमारा आपसे संबंध खत्म होगा, टूटेगा, क्योंकि हमारे और हित आपके हितों से लगातार टकराते रहेंगे। विघटन होगा, विनाश होगा। हमारे सामने ये स्थिति है। रघुआ के संदर्भ में मैं ये कहना चाहता रहा कि रघुआ जिस व्यवस्था को ध्यान में रख करके लिखा गया है वो दौर है संक्षिप्तीकरण का। लेकिन चंदर क्या करता है, चंदर अपना विस्तार करता है, अपने और अपने परिवार, यानी बालिकार रूपी या उसके पिता और माता ही तक के में नहीं सोचता है, अपने गांव के उस निम्नतर व्यक्ति के तरफ भी उसकी नजर है जो उससे आत्मीयता बनती है, उसका थोड़ा सा विस्तार होता है, अपने से बाहर उसका विस्तार हो रहा है। और वो विस्तार इतना ज्यादा होता है धीरे धीरे कि वो उसके परिवार, दोनों के परिवार को प्रभावित कर रहा है। और वो प्रभाव का विस्तार होते होते वो इतना ज्यादा होता है कि दोनों का उत्थान हो रहा है, दोनों लगातार ऊपर उठते जा रहे हैं। और कभी कभी तो लगता है कि रघुआ का उत्थान ज्यादा हो गया, चेतना के स्तर पर शायद उसका उत्थान उतना नहीं हुआ जितना चंदर का हो रहा है। तो ये एक शब्द यहाँ पर हम लोगों के यहाँ प्रचलित है और सब लोग, हर समाज में है, मित्रता का। मित्रता जो है, जब हम अपने को सब सिकोड़ते जाएंगे तो हमारी मित्रता भी खंडित होती जाती है। हम लोग इतने लोग बैठे हैं, बताएं, सोचें, याद करें कि हमारे कितने मित्र हैं। आज हमारा हित है तो आप हमारे मित्र हैं, कल नहीं है तो आप हमारे मित्र नहीं हैं। फिर हम आपसे मिलना जुलना है, आपके बारे में सोचने की हमें कोई जरूरत नहीं है। हमारा हित जिसके साथ है वही हमारा मित्र है। लेकिन रघुआ और चंदर की मित्रता कोई लेन देन की मित्रता नहीं है, यह आत्मिक है, दिली है,
ये स्व का विस्तार हो रहा है। तो मित्रता जब भी होगी तो स्व का विस्तार होता है, वो उसमें निजी हित नहीं होते, अपने हित, अपना स्वार्थ नहीं होता, मित्र के का हित भी होता है। महाभारत में 2 किस्से आते हैं, कई आते हैं, लेकिन 2 ज्यादा प्रचलित है, एक कृष्ण का और सुदामा का। सुदामा और कृष्ण की मित्रता का क्या मतलब था? अरे एक महाविपन्न और एक परम समृद्ध, लेकिन दोनों की मित्रता मिलती है तो एक नई चीज सामने आती है, जिसको हम आज भी श्रद्धा के साथ मित्रता को याद करते हैं। और एक मित्रता द्रोणाचार्य की और द्रुपद की, जब तक दोनों साथ साथ थे प्रगाढ़ मित्रता थी, तमाम वादे थे, तमाम कस्में थे। लेकिन जब वो राजा हो गए और द्रोण विपन्न हैं, वो उनके यहाँ जाते हैं, तो द्रुपद उनको एक विप्र के रूप में, एक ब्राह्मण के रूप में उनको देखता है, मित्र के रूप में नहीं देखता है। उसका विस्तार, उसके भीतर का विस्तार उसका नहीं हो रहा है, और उसका परिणाम क्या है? वो मित्रता खंडित होती है, खंडित होती है, और महाभारत होने के एक बड़े कारणों में एक कारण बनता है, विनाश होता है। तो जब हम अपने स्वार्थ को लेकर के मित्रता करेंगे तो व्यक्ति के स्तर पर तो जो टूट रहे हैं, जो तात्कालिक मित्रता करेंगे, उसका भी परिणाम हमको भुगतना होता है, भुगतना होगा। तो स्व का विस्तार, समाज का विस्तार इस तरह से जब हमारा बढ़ेगा, तब तो हम कुछ कर पाएंगे। रघुआ और चंदर की मित्रता इस स्तर की कि दोनों का विस्तार हो रहा है, बल्कि गांव के लोगों के सोच का भी विस्तार हो रहा है। अब उसकी जात नहीं कोई पूछ रहा है, न चंदर से कोई पूछ रहा है कि वो तो दलित है, तुम्हारे साथ कैसे, उसका बाप भी नहीं पूछ रहा है। और फिर दोनों के यहाँ रोटी बेटी का एक तरह से संबंध भी हो जाता है, बेटी का भी तो नहीं हुआ है, रोटी का संबंध तो हो ही जाता है। तो इस उपन्यास में उस मित्रता की कहानी के माध्यम से समाज के विकास की, उसके संश्लेषण की बात हो रही, विश्लेषण की बात नहीं हो रही है, उसका विघटन नहीं हो रहा है, उसको एक करने की बात हो रही है। और इस बात को हमें समझना होगा। ये शायद लेखक खुद भी नहीं समझ पाया कि हम ये भी लिख रहे हैं, हम ये भी लिख रहे हैं, शायद लेखक नहीं समझ पाया इस बात को। लेकिन एक पाठक की हैसियत से जो मैंने देखा, अभी आप लोग जो चर्चा कर रहे थे कि आरक्षण को लेकर के शहर और गांव के संबंध की बात, गांव को हम क्या दे रहे हैं? गांव को हम अपनी, गांव में अगर आप लोग गांव से जुड़े होंगे तो गांव जाते होंगे तो वहां क्या जाए, दुखी होकर के भागते हैं। कैलाश गौतम ने कहा ना, गांव गया था गांव से भागा। गांव गया था, आज आप गांव जाएंगे और गांव से भागेंगे। इतनी चालबाजी, इतनी धोखाधड़ी, इतना, तो हमारा कूड़ा जो है, कचरा जो है, हम गांव में फेंक रहे हैं। हम गांव को कोई अच्छी चीज नहीं दे पा रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। हमारे पास कुछ अच्छा है ही नहीं है कि हम दें उनको। हमारी वही कनिंगनेस, हमारी वही धूर्तता, चालाकी, सब चीजें हम वही उनको दे रहे हैं। पहले कहा जाता है नेपाल के लोग, नेपाल का बहुत सब सीधा साधा आदमी होता रहा, जो नेपाली आता रहा, हमने उस पहाड़ को भी दे दिया वही। हम अपने पड़ोस की नदियों को भी क्या दे रहे हैं? खाली कचरा ही दे रहे हैं ना, गंदगी ही दे रहे हैं ना।
इस शहर की मध्य नदी जो बीच में बहती है, शहर दो भागों को शहर को जोड़ रही है। इस पार भी लोग रह रहे हैं, उस पार भी लोग रह रहे हैं, उसकी कोई चर्चा नहीं करता है। उसमें आप अपनी उंगली नहीं डुबो सकते, और गर्मियों में तो उसके पास खड़े भी नहीं हो सकते। जो नदी कभी विषाग्नि थी, विष का हरण करने वाली थी, वो नदी आप विष की नदी हो गई। हम बरुणा की बात कर रहे हैं। हमने बरुणा को क्या दिया? बरुणा को हमने जहर दिया। आज बहुत से लोग कह रहे हैं कि अरे वो तो मृत नदी है, उसमें एक भी जलीय जंतु नहीं है। सही है, कहां से रहेगा? हमने तो उसको जहर दिया है खाली। और जो कुछ अच्छा काम एक बार शुरू हुआ, जिसने भी किया उससे मुझे लेना देना नहीं, उसको भी रोक दिया गया। अगर उसमें गड़बड़ी हुई, उसमें जालसाजी हुई, उसमें भ्रष्टाचार हुआ, उसकी आप जांच करो, सजा दो, लेकिन काम को क्यों रोक दिया? क्यों रोका भाई आपने? क्या बरुणा स्वच्छ हो गई? बड़े प्रेम से हम आप बताते हैं ना कि बरुणा और 80 के बीच वाराणसी, ये कुछ स्वार्थी जो तत्व है इस समाज का, उसका प्रचारित है गंगा और बरुणा। अरे बरुणा और 80 तो वाराणसी में था ही नहीं, तुलसीदास के समय में भी नहीं था। तुलसीदास ने जब काशी से परेशान हो गए, छोड़ के जाने लगे, तो भदेनी में रोका लोगों ने। कहाँ जा रहे हैं? अंधेरे में जंगल है ये। कहे नहीं, मैं काशी में नहीं रुकूंगा। तो कहे तो आप क्या हुआ? कहे कि नहीं, मैंने प्रण किया कि मैं काशी में नहीं रुकूंगा। कहा महाराज आप काशी में नहीं है, आप भदैनी में हैं। काशी आनंद वन में है, ये भद्र वन है, यहाँ भदैनी है, आप काशी के बाहर हैं। 400 साल पहले तब तुलसीदास जी भदैनी पे रुके और यहीं बस के रह गए। इसका उल्लेख नहीं मिलता कि तुलसीदास कभी विश्वनाथ जी का दर्शन करने जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे। तुलसीदास बनारस आए, वाराणसी आए, तो सबसे पहले कहाँ आ रहे? सबसे पहले वरुणा के तट पर ही आए। आधा 1 फरलांग दूर है हनुमान फाटक, वहीं पर उन्होंने हनुमान जी की, बाल हनुमान की प्रतिमा स्थापित की और वहीं पर अरण्य कांड और किष्किंधा कांड लिखा। हम लोग जानते हैं इससे, क्योंकि वो प्रचारित नहीं किया गया ना, वो बताया नहीं गया, क्योंकि वो कर्मकांडियों के हाथ में नहीं था। बरुणा कर्मकांडियों के हाथ की नहीं है। तो हम तो कर्मकांडियों के चक्कर में फंस गए हैं। बरुणा की वंदना अगर किसी ने की हिंदी के कवियों में, तो केवल और केवल जयशंकर प्रसाद ने की, और उससे अच्छी कविता तो हमें नहीं कोई लगी किसी ने लिखी। धूमिल हम लोगों के मित्र थे, साथ रहते थे। धूमिल बरुणा के तट के थे, लेकिन धूमिल ने 2 लाइन भी बरुणा पर नहीं लिखा। और उसके पहले फिर महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने बरुणा पर लिखा। दिव्यावधान की कथा सामान्य खती लिया के लिखा उन्होंने, और उसमें नदी बहे से स्वच्छ सलीला वरुणा, स्वच्छ सलीला वरुणा। आज वो नदी क्या है? हम कभी सोचते हैं कि हमें वरुणा के लिए भी कुछ करना चाहिए। हम गांव की बात क्या करेंगे? गांव तो दूर है। हम तो अपने बीच में जो लोक हितकारी है उसको भी हम नहीं देखते, क्योंकि हम आत्म केंद्रित हैं। हम रोज उस पार जाएंगे प्रशासनिक कार्यों के लिए, अपने कामों के लिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा गरियाएंगे बदबू आ रही है, लेकिन उसके बारे में सोचते नहीं कभी। तो हम अपने दृष्टिकोण को बदलें और एक निष्ठता की ओर से, समाज की ओर से, व्यक्ति से समष्टि की ओर बढ़े। इस सोच में जब ये दिमाग में आपके रहेगा, व्यक्ति से समष्टि,
समष्टि से व्यक्ति की ओर तो आप आ गए, अब व्यक्ति से समष्टि की ओर चलिए, तभी जो है विकास है, तभी कोई हुआ, और तभी ऐसे उपन्यासकों की कोई चरितार्थिता है। और मुझे विशेष कुछ नहीं कहना है, और तो इतना ही कहूँगा कि एक थे राजा एक थी रानी, उनकी जैसी बीती जिंदगानी वैसी सबकी बीते। इस रघुआ में कोई खलनायक नहीं है, कोई सब नायक ही नायक है। तो ऐसी ही जिंदगी सबकी बीते और ऐसा ही सबको शिक्षा मिले, ऐसा ही मन बने, इसी के साथ मेरी बात करता हूँ। योगेंद्र नारायण जी को सुनने के बाद अब कुछ मुझ जैसे नाचीज को उस पर कुछ कहने की हिमाकत नहीं करनी चाहिए, और ना मैं करने जाऊंगा। ये आप सभी श्रोताओं, सभी सब्सक्राइबर के ऊपर है कि वो किस तरह से उसे लेते हैं, उनके भावों को किस तरह से वो आत्मसात करते हैं, और इस पर आपकी टिप्पणी अपेक्षित रहेगी। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।